नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी ही सब लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से आ जाएं। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। आज का विचार है हमारा, वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। भाई जल्दी से कोई काम नहीं होता है, वक्त को भी अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। तो ये ना सोचें कि आज पढ़ लिया भाई, एक एग्ज़ाम देंगे काम हो जाएगा। इतनी भी जल्दी नहीं है। हर चीज़ के लिए एक नियत समय होता है। उस समय अवधि को पार करने के बाद ही हमें वो सफलता हासिल होती है और तभी उसको प्राप्त करने का आनंद भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। धैर्य के साथ बने रहिएगा और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उस पर काम करते रहिएगा। ठीक है, उस वक्त का इंतज़ार कीजिए जो वक्त आगे खड़ा होकर आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, चलिए अपनी नोटबुक में एक लाइन लिख लीजिए, ये वक्त गुजर जाएगा। यदि आप परेशानी में हो तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई ये वक्त है, गुजर जाएगा और आगे अच्छा वक्त आएगा। लेकिन यदि आप ज़्यादा ही मज़े में हो तो भी आपको एक बार उस लाइन को देख के एहसास हो जाएगा कि भाई इतने मज़े ठीक नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाना है बेटा, आगे परेशानियाँ आने वाली है। तो ये लाइन अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको एहसास होता रहे कि जो वक्त चल रहा है, किसी का अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, ये वक्त हमेशा रहने वाला नहीं है। चलते हैं प्रश्न पर, क्योंकि ये वक्त भी नहीं है, अब प्रश्न भी पढ़ना है। आशा करती हूँ आप सभी लोग शेयर करके आए होंगे ईमानदारी के साथ। चलिए अब प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। प्रश्न है हमारा, पूछा है प्रश्न ने कि विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह या पूर्ण विराम। विराम चिन्ह कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अल्प विराम विराम चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह भी, पूर्ण विराम भी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अवतरण जो है ये विराम चिन्ह नहीं होता है। अवतरण में क्या होता है, किसी की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, आधी या पूरी उसको नहीं करते हैं हम, ये विराम चिन्ह में नहीं आता है अवतरण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है ये आपको बताना है। छठी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में? अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है, ये तो लगभग सभी को आता होगा। इसमें लगभग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी को आता होगा। ठीक है, रिवीजन के लिए मैंने ये प्रश्न लिया है। जिनको नहीं आता है वो भी देख लो। जल्दी से बताइए कौन सी अनुसूची जिसमें हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। चलिए आंसर ले लेते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची होगी जिसमें हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है हमारा, इनमें से प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। पूछा है हमसे प्रगतिवादी काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है। कल्पना की प्रचुरता, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थ चित्रण। कौन सी ऐसी विशेषता है जो प्रगतिवादी काव्य की नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए आंसर ले लेते हैं। समाज का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी काव्य की विशेषता है। समाजवादी दृष्टिकोण, ये मानवतावादी दृष्टिकोण भी है। विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ये भी है। लेकिन ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कल्पना की प्रचुरता, ये प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा अंगूठा चूमना का अर्थ है? कौन सा है अंगूठा चूमना का अर्थ? तिरस्कार करना, इनकार करना, खुशामद करना या नादानी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा सही है। आसान प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि आसान प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं आसान प्रश्न भी एग्जाम में। लेकिन क्या होता है, एग्जाम में हम आसान प्रश्नों को ही ज़्यादा गलत करके आते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई इतना आसान प्रश्न, और हम गलत कर देते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। तिरस्कार करना नहीं होगा, इनकार करना भी नहीं होगा, नादानी तो बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, खुशामद करना। ठीक है, अंगूठा चूमने का अर्थ होता है खुशामद करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कै वर्ण किसके योग से बना है? किसके योग से बना है ये बताना है हमें। कै वर्ण किसके योग से बना है? जय प्लस या, कै प्लस से, कै प्लस रे या कै प्लस ए। किसके योग से बना है कै वर्ग? वर्ग नहीं है वही वर्ण है। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए, जय प्लस यहाँ से नहीं बना है, इससे गे बनता है। कै प्लस से नहीं बना है क्योंकि इससे 6 बनता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, कै प्लस ऐसे मिलके बना है। ठीक है, हलंत वाला कै है और ए है, इससे मिलके क्या बना है? कै, कैसे कबूतर। ठीक है, इसको तभी तो हम का बोलते हैं, का खा। शुद्ध भाषा में का और खाई होता है, वो तो हम बोल ही देते हैं कैसे कबूतर, का से कबूतर होता है वैसे शुद्ध। ठीक है, के और ऐसे मिलके बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से? जल्दी से आंसर दीजिए। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? चलिए आंसर ले लेते हैं, किससे हुआ है हिंदी भाषा का। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है ये प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये हमको बताना है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ की, चीनी तिब्बती की, भारोपीय की या अस्टिक की? किस भाषा परिवार की भाषा है?
चलिए, एग्ज़ाम में हम प्रश्न इस वजह से भी थोड़े गलत कर देते हैं, हमारे मस्तिष्क पर दबाव होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है, उस वजह से हमें सही भी गलत लगता है और हमें ये लगता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है, ये सही है या ये सही है। लेकिन यहाँ जो हम प्रश्न सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कोई दबाव नहीं होता है, माइंड फ्रेश होता है हमारा, तो हम सही सही आंसर लगा देते हैं। इसलिए हमें बार बार पढ़ना चाहिए ताकि हमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना रहे और हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो, किसी दबाव में ना रहें। यदि मस्तिष्क पर दबाव भी आता है तो आपको सही आंसर पता हो, आप कंफ्यूज ना हो। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, वाक्य में घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं ये आपको बताना है। वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं, कर्ता और क्रिया होता है, कर्म और क्रिया होता है, कर्म और विशेषण होता है। वाक्य के घटक पूछे हैं, किन दो घटक के आधार पर वाक्य बनता है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न आसान है, महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम में पूछा भी गया है। आज का सेशन बहुत आसान है लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कैसे होते हैं ये दो घटक, ये देख लेते हैं एक बार। मोहन बीमार है, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है हमारा? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। क्या हो गया उद्देश्य? मोहन हो गया उद्देश्य। मोहन के विषय में ही तो बात कर रहे हैं हम। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा गया है उसे विधेय कहते हैं। मोहन के विषय में क्या कहा गया है? मोहन बीमार है, ये मोहन के विषय में ही तो कहा गया है, उद्देश्य के विषय में ही तो कहा गया है, तो ये हमारा विधेय हो गया। वाक्य में दो ही चीज होती हैं, उद्देश्य और विधेय। एक तो जिसके विषय में हम कह रहे हैं वो, और एक क्या कह रहे हैं वो। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मोहन उद्देश्य है हमारा और बीमार है विधेय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अरे भाई, प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? आपको बताना है किसको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या कठोरता। जल्दी से बताइए किसको बनाया गया है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। आपको सबसे पहले इनमें से संज्ञा अलग निकाल लेनी है, बाद में देखना है कि कौन सी जातिवाचक बचती है या कौन सी भाववाचक बच गई है। चलिए आंसर ले लेते हैं। कठोरता नहीं होगा, सजावट नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बुढ़ापा कैसे होगा एक बार ये देख लेते हैं। बुढ़ापा जो है हमारा ये भाववाचक संज्ञा है। कैसे है भाववाचक संज्ञा? प्रश्न ने हमें शर्त रखी है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाना है, ओनली भाववाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा हो पहले फिर उसे भाववाचक संज्ञा में बदलना है। बूढ़ा जो है ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। बूढ़ा, सभी बूढ़े जाति के लोगों के बारे में बात होता है। बूढ़े लोगों की एक जाति होती है, उसमें सभी बुढ़े बुढ़े लोग आ जाते हैं बूढ़ा कहते ही, बूढ़ा शब्द कहते ही। तो क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा है बूढ़ा शब्द, और यदि उसका हमें भाववाचक बनाना हो तो बुढ़ापा हो गया भाववाचक। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा।
इसमें क्या है, बट लगा है। सजा कोई जातिवाचक नहीं है, अपना कोई जातिवाचक नहीं है, कठोर कोई जातिवाचक नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये बताना है हमें, प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। भिक्ता, धनिक, पुलक या अलक, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रत्यय वो होता है जो मूल शब्द से बाद में लगा होता है, और उपसर्ग वो होता है जो मूल शब्द से पहले लगा होता है। जल्दी से बताइए आंसर। इनमें 3 ऐसे होंगे जिनमें उपसर्ग लगा होगा, और एक ऐसा होगा जिसमें प्रत्यय लगा होगा। उस एक को हमें देखना है कौन सा ऐसा है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। धनिक शब्द जो है वो क्या है, उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द तो धन होता है, एक प्रत्यय लगा हुआ है जब ये धनिक हुआ है। ठीक है, विक्ता शब्द में उपसर्ग है, पुलक में भी उपसर्ग है, अलक में भी उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्यय बी ऑप्शन, धनिक में प्रत्यय है, एक प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा है हमसे, यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यथार्थ शब्द में कौन सी संधि है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यथार्थ, जल्दी से बताइए कौन सी संधि है। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद कैसे होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। यथार्थ शब्द में दीर्घ संधि होगी। यथा प्लस अर्थ है, यथार्थ में दीर्घ संधि होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है, ये हमें बताना है। कौन सा मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, जो औरत वहां बैठी है वह मेरी माँ है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। कौन सा मिश्र वाक्य है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, कौन सा आंसर है इसका ऑप्शन। मैंने इसकी की आपको लिखवा दी हैं, आप उन्हें लगा के देख सकते हैं कौन सी की आई है इसमें। आपको शायद उससे पता चल जाए, लेकिन किसी ने पढ़ा होगा तो उसे ज़रूर पता चल जाएगा। लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं होगा उसका भैया हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है हमारा, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। क्या मिश्र वाक्य है इसमें? कोई की दिखाई दे रही है? नहीं दे रही। नेताजी भाषण देके चले गए, इसमें भी नहीं। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, ये क्या है हमारा? मिश्र वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य है ये। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जो औरत वहां बैठी है वह मेरी माँ है। जो आया है उसमें, जो औरत वहां बैठी है वह क्या है? मेरी माँ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? आपको बताना है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। कैसा वाक्य है ये आपको बताना है।
आप की देखिए इसमें संयोजक चिन्ह कौन सा है, इसमें किस संयोजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं ये वाक्य, और फिर आपको बताना है देख के कि उस संयोजक चिन्ह का प्रयोग हम किस वाक्य में करते हैं। मिश्र वाक्य में करते हैं, संयुक्त वाक्य में करते हैं, सरल वाक्य में करते हैं, किस में करते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने प्रधानमंत्री मोदी का नाम ना सुना हो। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा आंसर? ये मिश्र वाक्य है। क्यों मिश्र वाक्य है? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने किया है और जिसने मिश्र वाक्य में आता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, जिसने संयोजक चिन्ह जो आता है वो मिश्र वाक्य में आता है। दूसरी पहचान है, एक प्रधान वाक्य होता है। वह कौन सा व्यक्ति है? ये प्रधान वाक्य है। और जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, ये आश्रित या उपवाक्य है। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। एक प्रधान वाक्य होता है मिश्र वाक्य में, और दूसरा वाक्य जो होता है वो आश्रित वाक्य होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, पवित्र शब्द में संधि का नाम है। कौन सी संधि है पवित्र शब्द में, ये आपको बताना है। गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। और ये भी बताना है पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कैसे करते हैं हम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो प्रश्न स्क्रीन पर है इसका ही नहीं, जो प्रश्न मैंने बोला है उसका भी आंसर दिया करो। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे इसका आंसर भी दो, और पवित्र शब्द में संधि कौन सी है ये भी आपको आंसर देना है, क्योंकि जरूरी नहीं है प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही बने कि पवित्र शब्द में संधि कौन सी है। ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका संधि विच्छेद क्या है। संधि का नाम पूछना प्रश्न पुराना हो गया है, अब विच्छेद पूछता है। क्योंकि यदि बच्चे को विच्छेद करना आ रहा है तो संधि तो वो खुद ही बता देगा कौन सी संधि है। एग्जामिनर भी दिमाग से काम लेते हैं। चलिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अयादि संधि है। और संधि विच्छेद कैसे करेंगे ये भी बता देते हैं, प प्लस इत्र। ठीक है, पवित्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अरे इसने तो कमाल कर दिया। वाक्य है, कैसा वाक्य है ये आपको बताना है। प्रश्नवाचक है, विस्मयादि बोधक है, इच्छावाचक है, निषेधवाचक है। कैसा है वाक्य ये आपको बताना है। अरे इसने तो कमाल कर दिया, कैसा वाक्य है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है, एकदम इसको लट्टू कह सकते हैं आप प्रश्न को। चलिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विस्मयादि बोधक वाक्य है ये। अरे लगा है और वैसे भी चिन्ह लगा हुआ है विस्मयादि बोधक का। ठीक है, ये चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक का, और वैसे भी इसमें अरे से पहचान हो रहा है। आश्चर्य जिसमें होता है उसमें विस्मयादि बोधक होता है। आश्चर्य हो रहा है कि अरे इसने तो कमाल कर दिया। अब ये पता नहीं अच्छा काम करा या बुरा, लेकिन कमाल कर दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है ये हमें बताना है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। संयुक्त वाक्य पूछा है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आंसर ले लेते हैं।
रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, कि मिश्र वाक्य में आता है, संयुक्त वाक्य में नहीं आता है। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है। जिस संयोजक चिन्ह आया है ये मिश्र वाक्य में आता है, जबकि हमसे पूछा है संयुक्त वाक्य, वह खाना खाकर सो गया, ये सरल वाक्य है। और हमसे पूछा है संयुक्त वाक्य, उसने खाना खाया और सो गया, और जो संयोजक चिन्ह है ये संयुक्त वाक्य में आता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया, उसने खाना खाया और सो गया। और एवं तथा परंतु ये किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में आते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको बताना है अकर्मक क्रिया किस में है। रामपत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पिस रहे हैं, मदन गोपाल को हंसा रहा है। कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया है, कर्म नहीं है? अकर्मक क्रिया हमें देखनी है, तो मतलब 3 ऐसे होंगे जो सकर्मक होंगे, जिनके साथ कर्म होगा। सकर्मक का मतलब होता है जिनके साथ कर्म है, अकर्मक का मतलब होता है जिसके साथ कर्म नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, गेहूं पिस रहे हैं, यह कर्मक वाक्य है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, यह कर्मक नहीं है। मैं बालक को जगवाता हूँ, ये भी अकर्मक नहीं है। राम पत्र लिखता है, ये भी अकर्मक नहीं है। लेकिन गेहूं पिस रहे हैं यह अकर्मक वाक्य है। ठीक है, इसमें कर्म नहीं है। गेहूं के अकॉर्डिंग क्रिया लग रही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करें। अशुद्ध भाग कौन सा है ये आपको बताना है। राम ने धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। राम के होगा भाई, यहाँ पे राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। कौन से भाग में अशुद्धि है ये आपको बताना है, या कोई त्रुटि नहीं है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, राम ने नहीं होगा, राम के होगा। राम के धनुष भंग करते ही। ठीक है, अब आपको बताना है कि किस भाग में अशुद्धि है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, वक्ष पर सांप लौटने लगे। कहीं आपने देखा है ऐसा लिखा हुआ वक्ष पर सांप लौटने लगे? आपने देखा होगा ऐसा लिखा रहता है सीने पर सांप लौटने लगे। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा वक्ष पर सांप लौटने लगे। वक्ष का मतलब होता है छाती, और जो हमारा मुहावरा होता है वो सीने पर सांप लौटना होता है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, लेकिन जो हमारा मुहावरा है वो पुल्लिंग के लिए है, सीने पर सांप लौटना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हिंदवी से संबंधित है। कौन है हिंदवी से संबंधित? अमीर खुसरो, आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास या भरत मुनि। हिंदवी से संबंधित कौन है ये आपको बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए।
ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो हिंदी से संबंधित हैं, हिंदवी से। ये प्रथम मुस्लिम फारसी कवि थे। इन्होंने सबसे पहले अपनी भाषा में हिंदवी का प्रयोग किया। ठीक है, अमीर खुसरो ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। लोग, वर्ग, गण, प्रेम, कौन सा नहीं है समूहवाचक? जल्दी से बताइए, आसान प्रश्न है। समूहवाचक प्रत्यय पूछा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। सभी लोग, ये समूहवाचक है। सभी वर्ग, ये भी समूहवाचक है, वर्ग भी। शिक्षक गण, ये भी समूहवाचक है, समूह में प्रयोग होता है। वर्ग भी समूह में प्रयोग होता है, लोग भी समूह के लिए प्रयोग होता है, लेकिन प्रेम समूह के लिए प्रयोग नहीं होता। ठीक है, कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। प्रेम शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। आशा करती हूँ आपकी समझ में आया होगा, आपको सेशन अच्छा भी लगा होगा। ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहा करो भाई, बिना कहे ही शेयर भी कर दिया करो सेशन को। इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।